Assalamualaikum students, वेलकम टू अनदर वीडियो ट्यूटोरियल इन माय यूट्यूब चैनल मेडिकोलॉजी। और आज जो है जेनेटिक्स की सीरीज़ का दूसरा लेक्चर हम स्टार्ट करने वाले हैं और लेक्चर नंबर 2। और इसमें आज के लेक्चर में हमारी कोशिश ये होगी कि थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके कवर करें, यानी बुक की जो थ्योरी है उसको पढ़ सकें। और हार्डली आज हाफ तक कंप्लीट कर लेना है और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में उससे आगे की चीज़ें पढ़ेंगे। और फिर जो चौथी और आखिरी वीडियो होगी हमारी लेक्चर नंबर 4, उसमें हमने ट्रिक्स को सीखना है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम टाइम में बड़े से बड़े सवाल को कैसे सॉल्व किया जाए। पास्ट पेपर को सॉल्व करेंगे, जेनेटिक्स के पास्ट पेपर्स को, और फिर उसके बाद कुछ डिफरेंट बुक्स है जिसमें रेड स्पॉट है, जिसमें सेट की बुक है, डिफरेंट टाइप के बुक जिसमें से मैंने बहुत सारे एमसीक्यूज़ को एक्सट्रैक्ट किया हुआ है। उन सबको सॉल्व करने का तरीका मैं आपको सिखाऊंगा। तो भाई बच्चों, सबसे पहली बात, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी के अभी सब्सक्रिप्शन के बटन को दबा दो। ये सब्सक्रिप्शन फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्जेस नहीं है इसके, तो सब्सक्राइब कर दो। और अब हम जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं आपका टीचर डॉक्टर मोहम्मद हबीब अमीन। तो भाई आज का जो टॉपिक है, पिछले वीडियो में, अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है और साथ ही आई बटन में भी मौजूद है, तो उसको अभी जल्दी से देख लेना। अच्छा जी, इस वीडियो को एंड तक देखोगे तो बात पूरी समझ में आ जाएगी। पिछली वीडियो में हमने इनहेरिटेंस ऑफ सिंगल ट्रेट यानी सिंगल ट्रेट इनहेरिटेंस तक पढ़ लिया था कि किस तरह से रेड और वाइट के दरमियान, रेड फ्लावर और वाइट फ्लावर प्लांट के दरमियान जब क्रॉस होगा तो किस तरह के रिजल्ट्स आएंगे। ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली थी सिंगल ट्रेट इनहेरिटेंस में। अच्छा जी, आज हमने पढ़ना है इनहेरिटेंस ऑफ टू ट्रेट। यानी इसका मतलब है जब हम इनहेरिटेंस देख रहे हैं तो उसमें एक की जगह दो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर को देख रहे हैं। यानी पिछले में हमने क्या किया था, कोई एक यानी कलर ले लिया, दो ऑर्गेनिज्म, दो इंडिविजुअल के दरमियान जो हमने क्रॉस को देखा वो कलर के दरमियान था। यानी दो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर क्या थे, कलर थे। या हम कलर की जगह हाइट भी ले सकते थे, शेप भी ले सकते थे, XYZ, लेकिन सिंगल कैरेक्टर। लेकिन अगर जब कभी भी दो कैरेक्टर को देखते हैं, यानी कलर और उसके साथ कोई दूसरा कैरेक्टर भी है, वो उसको ऑब्जर्व करते हैं, उसके ऊपर काम करते हैं, तो ये कहलाता है इनहेरिटेंस ऑफ टू ट्रेट। सही है। अच्छा जी, और इस तरह के क्रॉस को कहते हैं जब कोई दो इंडिविजुअल दो कैरेक्टर में कंट्रास्ट कर रहा हो, यानी येलो और ग्रीन, यानी ये दो कैरेक्टर है कलर के और ये दोनों कंट्रास्टिंग कैरेक्टर है। और राउंड और रिंकल्ड, ये दो कैरेक्टर भी, यानी दो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर के में क्रॉस हो जाए तो ये कहलाता है डाई हाइब्रिड क्रॉस। सही है। हाइब्रिड मैंने बताया था, यानी जब कभी भी पेरेंटल प्लांट के दरमियान एक कंट्रास्टिंग कैरेक्टर हो, कंट्रास्टिंग कैरेक्टर वाले पेरेंटल प्लांट के दरमियान क्रॉस हो जाए तो उसके रिजल्ट में जो प्रोजेनी आती है हम उसको हाइब्रिड कहते हैं। और अगर सिंगल कैरेक्टर में कंट्रास्ट हो, उसके रिजल्ट में जो प्रोजेनी आती है हम उसको मोनो हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। और अगर दो कैरेक्टर के दरमियान में क्रॉस हो जाए, यानी दो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर रखने वाले दो इंडिविजुअल्स के दरमियान में क्रॉस हो जाए तो वो कहलाएगा डाई हाइब्रिड क्रॉस। क्या लिखा है, क्रॉस बिटवीन टू इंडिविजुअल डिफरिंग इन टू ट्रेड्स विथ ईच अदर। दोनों में कितने ट्रेड का डिफरेंस है, दो ट्रेड का डिफरेंस है। तो भाई अब ज़रा हम इसकी एग्जाम्पल को देखते हैं। अच्छा, आप एप्टीट्यूड में इस तरह से तो सॉल्व करने के लिए आता नहीं है, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पर इसको सॉल्व करके दिखाया है। दो प्लांट है, वही वाली बुक की एग्जाम्पल को ही ले रहा हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। दो प्लांट है, येलो राउंड। सही है। ये येलो राउंड किसकी बात हो रही है, सीड की बात हो रही है, क्योंकि जॉर्ज मेंडल ने जो रिसर्च की थी वो की थी पाइसम सटाइवम में, यानी पी प्लांट में रिसर्च किया था। अब पी प्लांट की सीड के ऊपर बात हो रही है कि एक येलो राउंड है, सही है, और एक है ग्रीन रिंकल्ड। सही है। ये सीड की बात हो रही है, यानी उस सीड का कलर येलो, शेप राउंड, और दूसरा जो इंडिविजुअल है उसमें सीड का कलर ग्रीन और शेप रिंकल्ड है। अच्छा जनाब, अब देखो येलो के लिए हमने यूज़ किया है कैपिटल वाई और राउंड का जो जीन है वो यहाँ पे लिख दिया कैपिटल आर। और इसी तरह से ग्रीन के लिए स्मॉल वाई और रिंकल्ड के लिए स्मॉल आर। सही है, क्योंकि दोनों कंट्रास्टिंग कैरेक्टर है, बट एक्सप्रेशन भले चेंज है लेकिन कैरेक्टर तो एक ही है। अच्छा भाई,
अब देखो जब गैमेट्स फॉर्मेशन होगी तो क्या होगा, ये वाला वाई इससे अलग हो जाएगा, यानी अगर इसमें 4 जीन है, सही है, 4 जीन है, तो रिजल्ट में जब गैमेट फॉर्म होगी तो उसमें कितने जीन्स आएंगे, 2 जीन्स आएंगे, सही है। वैसे तो क्रोमोसोम्स में सेपरेशन होती है, बट अभी हम यहाँ पे जीन को ही एज्यूम कर रहे हैं। अच्छा भाई, जब अब जो आगे क्रॉस होगा, सही है, अब जो यानी F1 जनरेशन आएगी, ये कौन से प्लांट थे, ये P1 प्लांट थे। अब जो F1 जनरेशन आएगी तो उस पर हमने क्या देखा, देखो वाई आर, इसके जीन को हमने इस लाइन में हॉरिजॉन्टल लाइन में लिख दिया और इसके जीन को हमने वर्टिकल लाइन में लिख दिया। अब क्या होगा, जब इन दोनों को ये बॉक्स सॉल्व करना आपको आता ही होगा, हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं मैं यहाँ पर एक लिख कर बताता हूँ। फॉर एग्जांपल जस्ट लाइक कि अगर इसमें आपको फिलअप करना है तो आप कैसे फिल करोगे भाई, पहले कलर को लिखोगे, मर्ज़ी होती है आप पहले शेप भी लिख सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ कलर लिखा है तो मैं यहाँ पे भी इसी को फॉलो करूँगा। कलर के लिए पहले डोमिनेंट कैरेक्टर लिखते हैं, ऊपर क्या है, डोमिनेंट जीन वाई है तो वाई लिख दिया, और यहाँ पे क्या है, रेसेसिव जीन है स्मॉल वाई लिख दिया, सही है। अब शेप को लिखना है, यानी कैपिटल आर और यहाँ पे स्मॉल आर, सब में एक ही जैसा रिजल्ट आएगा। अब इसका फिनोटाइप को कैसे बताएंगे, देखो भाई ये भी हेट्रोजाइगस है, ये भी हेट्रोजाइगस है, यानी कलर भी हेट्रोजाइगस है, शेप भी हेट्रोजाइगस है। तो कलर हेट्रोजाइगस हमें पता है, हेट्रोजाइगस फॉर्म में किसका कैरेक्टर शो होता है, डोमिनेंट का कैरेक्टर शो होता है, तो ये येलो होगा और ये राउंड, यानी येलो राउंड फ्लावर, येलो राउंड सीडेड प्लांट बनेंगे, सारे के सारे बनेंगे तो 100% येलो राउंड सीडेड प्लांट बनेंगे, यानी इसका जो फिनोटाइप आएगा F1 जनरेशन में वो क्या आएगा, 100% येलो राउंड। अच्छा भाई, अब अगर F2 जनरेशन की तरफ जाते हैं, F2 जनरेशन की तरफ हम जब जाएंगे तो ये F1 जनरेशन क्या बन जाएगा, P2 प्लांट बन जाएगा, सही है। यहाँ तक की बात मैंने पिछले लेक्चर में बताई थी, सही है। अच्छा जनाब, अब देखो ये येलो राउंड, ये येलो राउंड, अब इन दोनों के दरमियान अगर क्रॉस होता है तो भाई यहाँ तक हमने देखा कि भाई 2 ही प्रोबेबिलिटी थी, कितनी प्रोबेबिलिटी थी, 2 प्रोबेबिलिटी थी, क्योंकि भाई ये दोनों सेम थे, होमोजाइगस थे, ये दोनों होमोजाइगस थे, यहाँ पे भी ये दोनों होमोजाइगस थे, ये दोनों होमोजाइगस थे, तो भाई ये दोनों इससे अलग होता है, ये दोनों सेम है, तो कैपिटल आर या तो कैपिटल आर, दोनों के साथ एक ही तरह का जीन जाएगा। बट यहाँ पर सिचुएशन थोड़ी सी डिफरेंट है, यहाँ पर क्या है, ये दोनों हेट्रोजाइगस है, ये भी हेट्रोजाइगस है, तो यहाँ पर गैमेट्स फॉर्मेशन की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 4, सही है, क्योंकि ये वाई यानी कैपिटल वाई सेपरेट हो गया स्मॉल वाई के साथ। अब देखो कैपिटल वाई और स्मॉल वाई सेपरेट हो गए, ये वाले, ये हमारे पास जीन था, सॉरी ये हमारे पास प्लांट था। अब जब इसके जीन्स बनेंगे तो कैपिटल वाई अलग हो गया, स्मॉल वाई अलग हो गया, तो ऑब्वियसली कैपिटल आर और स्मॉल आर भी अलग होगा। बट थिंग इज दैट ये कैपिटल आर क्या कैपिटल वाई के साथ जाएगा या स्मॉल वाई के साथ जाएगा, किसके साथ जाएगा, तो इसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि इसकी प्रोबेबिलिटी इसके साथ भी उतनी ही होती है जितनी इसके साथ जाने की होती है, सही है। तो ये जो लॉ था ना जॉर्ज मेंडल का, ये कहलाता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, यानी सेग्रीगेशन तो हो गई, यानी 2 होमोलोगस क्रोमोसोम के दरमियान सेग्रीगेशन हो गई, लेकिन जब अब असॉर्टमेंट होगी तो ये होमोलोगस पेयर इस वाले होमोलोगस पेयर के ऊपर कोई इन्फ्लुएंस नहीं रखेगा। यानी अगर फॉर एग्जांपल अगर एक सेल में एक डोमिनेंट गया है तो लाजमी नहीं है कि उस सेल में दूसरे पेयर का डोमिनेंट जीन ही आए, ऐसा ज़रूरी नहीं है। दैट इज़ द रीज़न वाई यहाँ पर ये प्रोबेबिलिटी भी हो सकती है, सही है, डोमिनेंट प्रोबेबिलिटी भी हो सकती है, डोमिनेंट रेसेसिव भी हो सकती है, रेसेसिव डोमिनेंट भी हो सकती है, तो 4 तरह की प्रोबेबिलिटी होती है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है कि भाई यहाँ पे तो हमने बता दिया, अब अगर आपके पास कुछ इस तरह के जीन हो, फॉर एग्जांपल फर्स्ट कर लो हाइपोथेटिकल कंडीशन है, तो भाई एक जीन है ए, एक जीन है स्मॉल है, भाई अब यहाँ पे 3 कैरेक्टर वाले जीन है, सही, सॉरी 3 कैरेक्टर के जीन्स लिखें। अब इसमें कितने तरह के, यहाँ पर तो मैंने ऐसे सिंपली बना दिया ना, ये 2 वाई अलग किए और एक के साथ कैपिटल आर एक के साथ स्मॉल आर, लेकिन यहाँ पे प्रोबेबिलिटी अलग होगी, सही है। तो इसका एक फॉर्मूला है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि किस तरीके से हम ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। भाई इसका फॉर्मूला है 2 की पावर n। इसको ज़रा इसी में रख के सॉल्व करते हैं। ये n क्या है, n इज नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस
एलीलिक पेयर, नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस एलीलिक पेयर। अब समझो इस बात को ज़रा, यहाँ पे कितने नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस पेयर है? एक हेट्रोजाइगस पेयर है, दो हेट्रोजाइगस पेयर है। तो भाई यहाँ पे 2 की पावर क्या आ जाएगी? n की जगह क्या आएगा? 2 आएगा, 2 की पावर 2। सही है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? 2 इंटू 2 कितने हो गए? 4 हो गए। तो 4 फॉर्म बन गई। सही है, 4 तरह की प्रोबेबिलिटी बन गई। अब फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक जीन होता, आपको क्वेश्चन में दिया जाए कि भाई एक जीन है इस तरह का, एक कैरेक्टर है इस तरह का, अब इसके जीन में कितनी प्रोबेबिलिटी होगी? सही है, इसमें इसके जब गैमेट्स बनेंगे तो उसमें इस जीन की सीक्वेंस की क्या प्रोबेबिलिटी होगी? अब इसको सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल है, तो आप सिंपली क्या करोगे? ये फॉर्मूला लगाओगे 2n का। n कैसे पता लगेगा? हेट्रोजाइगस पेयर को काउंट करोगे। ये हेट्रोजाइगस है, यस। ये हेट्रोजाइगस है, यस। ये हेट्रोजाइगस है, यस। कितने हेट्रोजाइगस हो गए? 1 2 3। तो अब आप यहाँ n की जगह 3 लगा दोगे। सही है। अब क्या करोगे? 2 इंटू 2 इंटू 2 कितने हो गए? अब इसको जब कैलकुलेट करोगे 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 और 4 2 ज़ा 8। सही है, तो 8 प्रोबेबिलिटी बनेगी। समझ में आ गई बात? इसी तरह से आपके पास मल्टीपल नंबर हो सकते हैं। यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है डी डी ई ई, ऐसा भी हो सकता है। तो आप यहाँ पर भी यही काम करोगे कि भाई हेट्रोजाइगस को काउंट करो और फिर आगे उसको लिख दो। ठीक है भाई बच्चों, तो ये चीज़ें ये याद रखना, ये फॉर्मूला। ये बहुत दफ़ा वैसे तो अब तक टेस्ट में नहीं पूछा गया, लेकिन बहुत सी जगहों के बुक में, रेड स्पॉट में ये सवाल मौजूद है। तो इसको सॉल्व कैसे करना है मैंने आपको बता दिया। अच्छा भाई आगे बढ़ते हैं। अब भाई अब क्या करना है? अब इसको देखना है कि इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी। अब आपको बुक में पता होगा, सेकेंड ईयर में पढ़ा होगा कि कितना लंबा सॉल्व करना पड़ेगा इसको। सही है, ऐसा ही है ना, कितनी चीज़ें सॉल्व करनी पड़ेगी। अब इस बात को ज़रा ध्यान से समझना। देखो भाई कौन कौन से कैरेक्टर लिए थे? येलो लिया था, राउंड लिया था। सही है, येलो लिया था और राउंड लिया था। अब देखो यहाँ पर येलो राउंड है, येलो रिंकल्ड है। सही है, ग्रीन राउंड है और ग्रीन रिंकल्ड है, यानी 4 तरह के ऑर्गेनिजम्स बनेंगे। अब इस चीज़ को ज़रा समझना, इस ट्रिक को समझना ज़रा। येलो राउंड लिख दिया, पहली चीज़। दूसरा क्या है? येलो रिंकल्ड, ये भी लिख दो। सही है। तीसरा क्या है? ग्रीन राउंड। चौथा क्या है? ग्रीन रिंकल्ड। सही है। अच्छा, अब कैसे पता लगाएंगे इसको? अब इसको किस तरीके से ये सिचुएशन कब होगी? जब दोनों एक जैसे हों, यानी जब दोनों ही हेट्रोजाइगस फॉर्म में हों। सही है भाई बच्चों। अगर क्या कहते हैं, फॉर एग्जांपल अगर ये ऐसे होता, अब सिचुएशन अलग होती। सही है, अब सिचुएशन अलग होती है, लेकिन अभी मैं उसको नहीं बता रहा। अभी बस इतना याद रखो, अभी इसको समझो। अब क्या होगा? अब बात समझना। जॉर्ज मेंडल के अकॉर्डिंग, सही, जॉर्ज मेंडल के अकॉर्डिंग अगर एक डोमिनेंट कैरेक्टर, यानी लॉ ऑफ डोमिनेंट के अकॉर्डिंग, एक डोमिनेंट कैरेक्टर का जो फिनोटाइप होता है वो 3:1 का होता है। कितना होता है? 3:1 का होता है। यानी इसका मतलब है आउट ऑफ 4 3 प्लांट जो होंगे वो डोमिनेंट होंगे। सही, 3 इंडिविजुअल डोमिनेंट होंगे। यानी अगर हम इसकी परसेंटेज निकालें तो ये बनता है 75%। सही है, 75% बनता है ना। 3 आउट ऑफ 4 तो 75 बनेगा। अच्छा भाई, तो इसका मतलब है येलो होने के चांसेस कितने हैं? 75। परसेंटेज में नहीं लिखना, इसको कन्वर्ट करना है। कैसे कन्वर्ट करोगे? 75 को जब 100 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.75। यानी इसका मतलब है येलो की प्रोबेबिलिटी क्या है? 0.75। राउंड की प्रोबेबिलिटी क्या है? 0.75। सही है, वो भी डोमिनेंट है, ये भी डोमिनेंट है। और
ये रेसेसिव है, यानी रेसेसिव का मतलब है 1 आउट ऑफ 4 जो है रेसेसिव होगा। ये बात समझ में आ रही है ना। 3:1 जो है रेशियो है किसका, 3 डोमिनेंट 1 रेसेसिव, यानी 4 प्लांट में से 3 डोमिनेंट होगा 1 रेसेसिव होगा, यानी 4 में से 3 डोमिनेंट और 4 में से 1 रेसेसिव, यानी इसका मतलब है रेसेसिव की परसेंटेज जो है वो जस्ट 25% है। सही है। अब समझो ज़रा, ये येलो है, येलो डोमिनेंट है तो 0.75 लिख दिया। ये रिंकल्ड है रेसेसिव है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 0.25। सही है, समझ में आ रही है ना क्यों लिखा है। अब ये ग्रीन है 0.25, ये राउंड है 0.75। सही है। अच्छा जी, ये ग्रीन है 0.25, ये राउंड रिंकल्ड है 0.25। ठीक है जी। अच्छा भाई, अब ज़रा देखो यहाँ पे, अब इस बात को ज़रा समझना। अब देखो यहाँ पे 4 तरह के गैमेट्स बने, इसके भी 4 तरह के गैमेट्स बने, इसके 4 तरह के बने, उसके भी 4 तरह के बने, यानी 4 × 4 कितने हो गए 16। टोटल 16 प्लांट्स आएंगे। कितने आएंगे 16 आएंगे। अब उस 16 में से येलो राउंड की क्या प्रोबेबिलिटी होगी हमने ये देखना है, येलो रिंकल्ड की क्या प्रोबेबिलिटी होगी हमने ये देखना है, ग्रीन राउंड की क्या प्रोबेबिलिटी होगी हमें ये देखना है, और ग्रीन रिंकल्ड की क्या प्रोबेबिलिटी होगी हमें ये भी देखना है। तो अब समझो ज़रा, येलो राउंड है ना, ये दोनों मिक्स है, तो भाई इसको मल्टीप्लाई कर दो, यानी पॉइंट, मैं ग्रीन से लिख देता हूँ ताकि डिफ्रेंशिएट हो जाए, 0.75 × 0.75। सही है। तो इसका आंसर तकरीबन आएगा 0.565, इस तरह का आंसर आएगा। मैंने एग्जैक्ट कैलकुलेट नहीं किया, आप देख लेना। सही है। कैलकुलेशन तो मेडिकल के स्टूडेंट की थोड़ी कमज़ोर होती है, लेकिन आपको तो प्रैक्टिस करनी है। सही है। तो आप पहले इसको परफेक्टली कैलकुलेट कर लेना, उसके बाद ये लिखना। अब जब इनको करेंगे तो टोटल नंबर कितने थे 16 थे, टोटल नंबर कितने थे 16 थे। अब जब क्या करेंगे हम इसको, ये जो इसका सम आया है, इसका जो मल्टीप्लाई करके जो आंसर आया है, इसको 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब जब आप आंसर देखोगे ना तो वो आएगा तकरीबन 9। सही है। तो इसका मतलब है आउट ऑफ 16 9 प्लांट्स जो हैं वो हमारे कैसे होंगे, येलो राउंड होंगे। सही है। अच्छा जनाब, अब इसके ऊपर आते हैं। हमारे पास है 0.75 मल्टीप्लाई बाय 0.25, ये तकरीबन आ जाएगा आपका 0.18 समथिंग। सही है। इसको भी सेम यही करोगे, टोटल कितना है 16, उससे मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 3। देखो ये भी सेम वही इंटीगर है 0.25 × 0.75, इसका भी आंसर यही आएगा 3। अब ये जो है इसको जब आप सम अप करोगे तो 0.065 कुछ आंसर आएगा, 0.25 × 0.25, तो आपका आंसर जो आएगा तकरीबन 0.06 कुछ 625 इस तरह का आंसर आएगा। कैलकुलेट करके देख लेना। सही है। जब इसको मैं इसको 0.62 ले लेता हूँ, जब इसको 16 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 1। ठीक है भाई। तो इसका मतलब है जो इसका फिनोटाइप आया वो क्या आया 9:3:3:1। ठीक है। आई डू होप ये बात समझ में आ गई होगी। सही है। कैसे निकाला समझ में आ गया। अच्छा भाई, अब अगर कोई दूसरा केस होता तो वो आप लोग सॉल्व करके देख लो। मैंने बिल्कुल बेसिक चीज़ें कैलकुलेशन होंगी कैसे ये आपको बता दिया, ये आपको बता दिया कि किस तरह से कैलकुलेशन होगी, कैसे करना है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर बता दी। अब आपने क्या करना है, आप इसकी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि भाई जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे ये चीज़ समझ में नहीं आएगी। और ये सारी बातें कोई भी नहीं बताता, लेकिन मैंने इस पर टाइम लगाया है अपना 6-7 घंटे की स्टडी के बाद मैंने इसको ड्राइव किया। तो अब आपने इसको सिर्फ प्रैक्टिस करना है ताकि आप इसको शॉर्टली सॉल्व कर सको। क्योंकि भाई अभी तो मैंने ये बता दिया, ये 1 मिनट के अंदर सॉल्व नहीं हो पाएगी, लेकिन जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे आप आसानी से सॉल्व कर सकोगे। इस चैप्टर के लास्ट में आपके पास बहुत सारे क्वेश्चंस गिवन हैं, आपने उन सब की प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करने के बाद इसी तरह से आप आंसर देख लोगे। सही है भाई।
अच्छा जी, ये तो हमने देख लिया इनहेरिटेंस ऑफ टू ट्रेड्स। सही है, आगे बढ़ते हैं। इनहेरिटेंस ऑफ टू ट्रेड, एक टॉपिक है हमारा टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस क्या होता है? भाई अगर आप एक्सपेरिमेंटल वर्क कर रहे हो, आपने एक्सपेरिमेंट करना ही है, करना है किसी चीज़ के ऊपर, आपको पता लगाना है कि भाई एक बात मैंने बताई थी कि अगर रेसेसिव है, अगर आपको कोई रेसेसिव प्लांट मिले तो आप उसको देखकर बता दोगे कि इसका जीनोटाइप क्या होगा, क्योंकि रेसेसिव हमेशा होमोजाइगस होता है। डोमिनेंट मिले तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि भाई ये होमोजाइगस है या हेट्रोजाइगस है। तो डोमिनेंट की होमोजाइगोसिटी या हेट्रोजाइगोसिटी को चेक करने के लिए, को मालूम करने के लिए हम क्या करते हैं, उस डोमिनेंट प्लांट का क्रॉस किसी रेसेसिव प्लांट के साथ करवा देते हैं सेम कैरेक्टर के लिए। तो उससे क्या पता लगता है? उससे पता लगता है कि ये हेट्रोजाइगस था या होमोजाइगस था। इसकी एग्जांपल में अगेन मैं रेड और वाइट प्लांट यूज़ करूँगा। फॉर एग्जांपल आपको पता है आपके पास जो वाइट फ्लावर है उसका जीनोटाइप है क्या? स्मॉल आर स्मॉल आर। सही है, लेकिन आपको एक रेड फ्लावर मिला, उसका नहीं पता। ये एक्सपेरिमेंटल वर्क की बात हो रही है। फॉर एग्जांपल वो था होमोजाइगस। अब आप क्या करोगे, इसको क्रॉस करवाओगे। क्रॉस करवाएंगे, हमें पता है कि आर अलग, ये वाला आर अलग, ये आर अलग, ये आर अलग। अब जब इसको क्रॉस करवाएंगे तो होगा क्या, अगर ये इसके साथ फर्टिलाइज हो या ये इसके साथ फर्टिलाइज हो या ये इसके साथ फर्टिलाइज हो या ये इसके साथ फर्टिलाइज हो, सबके ही रिजल्ट में कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, सबके रिजल्ट में ये आएगा। यानी जो F1 जनरेशन आएगी वो सारी की सारी डोमिनेंट होगी, वो सारी की सारी क्या होगी? डोमिनेंट होगी। तो इसका मतलब है अगर वो डोमिनेंट प्लांट होमोजाइगस होगा तो F1 जनरेशन में 100% रिजल्ट क्या आएगा? डोमिनेंट आएगा। लेकिन अगर जैसे कि अगर ये प्लांट हेट्रोजाइगस होता, अगर ये प्लांट हेट्रोजाइगस होता तो क्या होता? तो रिजल्ट हमारे पास चेंज होता। ये याद रखना, ये चीज़ें याद रखना। तो अब अगर ये हेट्रोजाइगस होता तो भाई क्या होता? कैपिटल आर स्मॉल आर, स्मॉल आर स्मॉल आर। अब समझो ज़रा इसको, अगर ये हेट्रोजाइगस होता तो हमारे पास रिजल्ट क्या आता? 50% डोमिनेंट, ये दिए देखो, ये डोमिनेंट, ये रेड, ये रेड, ये वाइट, ये वाइट। 50% डोमिनेंट, 50% रेसेसिव। ये याद रखना कि जब कभी भी टेस्ट क्रॉस में अगर एक्सपेरिमेंटल इंडिविजुअल होमोजाइगस है तो रिजल्ट हमेशा 100% डोमिनेंट आएगा। सही है। और अगर एक्सपेरिमेंटल इंडिविजुअल हेट्रोजाइगस है तो रिजल्ट हमेशा 50% डोमिनेंट, 50% रेसेसिव आएगा F1 जनरेशन में। ठीक है, तो इस तरह से हम चेक कर रहे होते हैं इसको। अब इससे भी क्वेश्चन बन सकता है, इससे क्वेश्चन ये बन सकता है कि मैं ऐसे ही वर्बली बता रहा हूँ, जस्ट लाइक कि आपके पास क्वेश्चन आया कि एक प्लांट है जिसके ऊपर एक रिसर्च किया गया, फिर उसके बाद एक ये रिज़ल्ट ऑब्टेन किया गया F1 जनरेशन में कि भाई 50% डोमिनेंट था, 50% रेसेसिव था। अब आप बताएं कि भाई जो रिज़ल्ट जो एक्सपेरिमेंटल स्पीशीज था वो होमोजाइगस है या हेट्रोजाइगस है। तो अब आप प्रेडिक्ट कर सकते हो, आप देखकर ही बता दोगे। आपको पता है ना कि भाई अगर होमोजाइगस होता तो 100% डोमिनेंट आता, लेकिन हेट्रोजाइगस है तो 50% रेशियो आया है। तो अब आप देखकर ही समझ जाओगे ये चीज़। कुछ टर्म्स हमारे पास और हैं, कुछ चीज़ें हमारे पास और हैं, लेकिन उसको मैं इस तरह से सॉल्व नहीं कराऊंगा। जो जो मेन बातें हैं वो मैं आपको बताऊंगा। अभी तो हमने जितनी भी चीज़ें पढ़ी हैं वो था, ये जो डोमिनेंस वाली बात पढ़ी थी ये था कंप्लीट डोमिनेंस। क्या था? कंप्लीट डोमिनेंस। अब जो हम पढ़ने वाले हैं, एक टर्म है हमारे पास इन कंप्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस का मतलब क्या है? दो प्लांट है हमारे पास, दो ऑर्गेनिज्म है, दो इंडिविजुअल हैं, दोनों में से कोई डोमिनेंट नहीं है, कोई किसी को डोमिनेट नहीं करेगा। मैं आपको इसकी एक एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पर भी रेड और वाइट को ही एज्यूम कर लेते हैं। रेड और वाइट इस वजह से कहता हूँ क्योंकि मुझे बोलना ज़्यादा आसान लगता है और
दूसरी चीज़ ये कि अब एक ही एग्जाम्पल को लेके सॉल्व कराऊंगा ना तो चीज़ें याद रहेंगी। सही है। अच्छा, क्योंकि ये इनकम्प्लीट डोमिनेंट है, हम यहाँ पे कैपिटल आर और स्मॉल आर नहीं लिख सकते, तो हमने क्या किया, सी फॉर कलर, कलर का जीन लिख दिया। कलर है रेड, सी आर, कलर है रेड, सी आर। सही है। यहाँ पे भी कलर है वाइट, सी डब्ल्यू, कलर है वाइट, सी डब्ल्यू। ठीक है भाई बच्चों, अब क्या होगा, अब समझो ज़रा इस चीज़ को। अब वही कहानी होगी, गैमेट सेपरेट हो जाएंगे, सी आर, सी आर, सी डब्ल्यू, सी डब्ल्यू। सही है। आगे क्या होगा, आगे जब क्रॉस होगा, एक तरफ लिख दिया सी आर, सी आर, एक तरफ लिख दिया सी डब्ल्यू, सी डब्ल्यू। अब ज़रा समझना इसको, सॉल्व कैसे करेंगे, सी आर, सी डब्ल्यू। आपकी मर्ज़ी है, सी डब्ल्यू पहले लिख सकते हो, सी आर बाद में लिख सकते हो, मर्ज़ी है। सही है। जिसको रेड पसंद है वो रेड पहले लिख दे, जिसको वाइट पसंद है वो वाइट पहले लिख दे, अब आपकी मर्ज़ी है। अब इस चीज़ को समझो ज़रा। अब ये जो प्लांट आया है ना, या ये हेट्रोजाइगस है, हेट्रोजाइगस है, लेकिन इस पर कलर कौन सा होगा, दोनों ही डोमिनेंट नहीं है, तो ये कलर फॉर्म होगा पिंक। कौन सा कलर होगा, पिंक। सही है। दिस वन इज पिंक कलर। अब भाई देखो पिंक कलर फॉर्म हो गया, ये एक नया कैरेक्टर है, तो भाई इनकम्प्लीट डोमिनेंस में होता ही यही है कि पिंक कलर प्रोड्यूस हो जाते हैं, कोई एक इंटरमीडिएट कैरेक्टरिस्टिक प्रोड्यूस हो जाती है। सही है। तो इसको हम यूजुअली इंटरमीडिएट इनहेरिटेंस भी कह रहे होते हैं। क्या कहते हैं, इंटरमीडिएट इनहेरिटेंस। सही है। अच्छा जनाब, अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वो आपको याद रखनी है। वो क्या है, मैं आपको यहाँ पे बताने लगा हूँ कि भाई अब दो पिंक फ्लावर आ गए थे ना हमारे पास, पिंक फ्लावर, पिंक फ्लावर। मैंने जल्दी जल्दी में सिर्फ पिंक लिख दिया, वैसे भी आपने काम भी जल्दी जल्दी में करना है, तो आपको इतनी ज़्यादा इसको एक्सप्रेस करने की, इसको रिप्रेजेंट करने की ज़रूरत नहीं है। सी आर, सी डब्ल्यू, सी आर, सी डब्ल्यू। अब क्या होगा, जब इसमें गैमेट फॉर्म होंगे, तो भाई गैमेट फॉर्म करके नहीं दिखा रहा, ताकि आपको ख़ुद भी अंदाज़ा हो जाए कि भाई इतनी फॉर्मेलिटी पूरी करने की ज़रूरत नहीं होती। अब देखो अब क्या होगा, अब क्या होगा, सी आर, सी आर, सी आर, सी डब्ल्यू, सी आर, सी डब्ल्यू, सी डब्ल्यू, सी डब्ल्यू। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि इसका फिनोटाइप बताओ, फिनोटाइप यानी फिजिकल अपीयरेंस। फिजिकल अपीयरेंस क्या है, एक रेड है, रेड, दो पिंक है, पिंक, एक वाइट है, ये इसका आ गया फिनोटाइप। सही है। और अगर मैं आपसे पूछूं इसका जीनोटाइप बताओ, एक होमोजाइगस है बट रेड है, एक होमोजाइगस रेड, दो हेट्रोजाइगस है, दो हेट्रोजाइगस, एक होमोजाइगस वाइट है। तो यही बात याद रखने वाली थी कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस में या इंटरमीडिएट इनहेरिटेंस में फिनोटाइप और जीनोटाइप सेम होता है। इंटरमीडिएट इनहेरिटेंस या इनकम्प्लीट इनहेरिटेंस में, इनकम्प्लीट डोमिनेंस में फिनोटाइप और जीनोटाइप सेम होता है। सही है, ये याद रखना। अच्छा भाई, एक लास्ट है आज की वीडियो का लास्ट टॉपिक है, वो है कोडोमिनेंस। सही है। अब इसको मैं सॉल्व करके नहीं बताऊंगा, इस पर भी वही बात है। कोडोमिनेंस का मतलब क्या है, कोडोमिनेंस जो है ना, हमने नेक्स्ट वीडियो के टॉपिक में भी पढ़ना है, दैट इज ब्लड ग्रुप। कोडोमिनेंस का मतलब है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस का मतलब था दोनों में से कोई डोमिनेंस नहीं है, कोडोमिनेंस का मतलब है दोनों ही डोमिनेंट है। सही है। इसकी एग्जाम्पल थी, एक रेड कैटल था और एक वाइट कैटल था। रेड के लिए R1 R2 यूज़ किया, वाइट के लिए रेड के लिए R1 यूज़ किया, वाइट के लिए R2 यूज़ कर लिया। अब जब इनका क्रॉस हुआ तो भाई R1 और R2 बन गए, तो ये रेड भी था और वाइट भी था, यानी दोनों ये कैटल के हेयर कलर की बात हो रही है। तो दूर से देखने में लगा कि ये रॉन कलर है। सही है। तो जब करीब जाके इसको ऑब्जर्व किया गया तो उसमें रेड हेयर्स भी थे, वाइट हेयर्स भी थे। सही है। तो दैट इज़ द इनकम्प्लीट डोमिनेंस। सही है जी। अच्छा, इसमें भी यही होता है, जब अगर हम इसका फिनोटाइप निकालेंगे तो और जीनोटाइप निकालेंगे तो दोनों एक ही होगा, रेड, रॉन, वाइट। सही है। हेट्रोजाइगस होगा, समझ में आ जाएगा देख कर ही, यानी क्योंकि देखो
नॉर्मली कंप्लीट डोमिनेंस में क्या होता है, हेट्रोजाइगस में हम पहचान नहीं पाते, कोडोमिनेंस हो या फिर इनकम्प्लीट डोमिनेंस हो, हेट्रोजाइगस समझ में आ जाता है, तो हमें पता लग जाएगा। तो इसकी वजह से फिनोटाइप और जीनोटाइप दोनों का एक ही होता है, सही है। तो ये चीज़ें आप देख लेना, कोडोमिनेंस को हम ब्लड ग्रुप में भी इंशाल्लाह पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आई डू होप आपको ये समझ में, आज का टॉपिक समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया है, वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो और बताओ, और फिर अपने दोस्तों को भी शेयर करो, एटलीस्ट उनका भी फ़ायदा हो और थोड़ा मेरा भी फ़ायदा हो, मेरे व्यूवर्स बढ़ जाएं और सब्सक्राइबर्स बढ़ जाएं। तो भाई अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। नेक्स्ट वीडियो में ब्लड ग्रुप्स को पढ़ना है और सेक्स लिंक इनहेरिटेंस, क्रॉसिंग ओवर, ये सारी चीज़ें पढ़ना है, सही है। तो आज की वीडियो को यहाँ पर एंड करते हैं। होपफुली आपको वीडियो, आज का लेक्चर समझ में आया होगा। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हमारी मुलाकात होगी। मैं आपका टीचर डॉक्टर मोहम्मद हबीब अमीन। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।